हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे फिर से एक नई वीडियोज़ में, जिसमें हम फिर से एक ग्लोसरी के पार्ट देखेंगे, जिसमें जानेंगे। आज ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की है नए नए कंसेप्ट को लाने की जो पूछे जा सकते हैं, तो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आने वाले एग्ज़ाम में रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भू श्रद्धा। भू श्रद्धा यानी कि जियोपिटी पूछा जाएगा। जियोपिटी यानी कि भू श्रद्धा, इस पद को किसने दिया? तो इस पद को भू श्रद्धा शब्द को वराइट ने दिया। पूछा जाएगा, एक तरफ रख दिया जाएगा भू श्रद्धा, हृदय प्रदेश, प्रतिमा विज्ञान, विशिष्ट अथवा अनूठापन यानी कि आइडोग्राफिक, आइकोनोग्राफिक, इस तरीके से रख दिया जाएगा। और उनको जो उनके राइटर हैं उनको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा भू श्रद्धा यानी कि जियोपिटी, इस पद को या इस शब्द को वराइट ने दिया। 1966 में इसका अभिप्राय है कि मानव अपने क्षेत्र से कितनी निष्ठा रखता है। मान लीजिए भू श्रद्धा होती है जियोपिटी यानी कि जहाँ हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं, उस स्थान से हम कितना लगाव यानी कितना निष्ठा रखते हैं, यही होती है भू श्रद्धा। पूछा जाएगा भू श्रद्धा से या जियोपिटी का क्या अभिप्राय है। हिंदी इंग्लिश में दे दिया जाएगा जियोपिटी। जियो माने भू, पिटी माने श्रद्धा, यानी भू श्रद्धा। तो जहाँ हम रहते हैं उस क्षेत्र से या उस स्थान से हम कितना लगाव, कितनी निष्ठा रखते हैं, वही होती है जियोपिटी। आगे देखते हैं। ये मानव चेतना को जागृत करने के लिए, यानी जो मानव की चेतना है उसको जागृत करने के लिए या बनाने के कारण ये टोपोफिलिया स्थान शक्ति के विचार से जुड़ी है। पूछा जाएगा ये जो भू श्रद्धा है किससे जुड़ी है? तो ये मानव चेतना को जागृत करने के लिए टोपोफिलिया होती है स्थान शक्ति, यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ की जो शक्ति होती है उसके विचार से जुड़ी होती है जियोपिटी यानी कि भू श्रद्धा। आइए देख लेते हैं आगे। ध्रुवीय विकास मॉडल पूछा जाएगा। ग्रोथ पोल मॉडल यानी कि ध्रुवीय विकास मॉडल किसने दिया? तो ये पैरोक्स ने दिया था 1955 में। क्यों दिया था? उद्योगों के उच्च स्तरीय समन्वय से एकीभवित बनी गतिमान सेट जो प्रेरणादायक अग्रणीय सेक्टर के चारों ओर संगठित होता है। यानी कोई भी एक क्षेत्र होता है, एक यानी एक ये केंद्र होता है, उसके चारों ओर एकीकृत भावित बनी गतिमान सेट, यानी इसके चारों तरफ इसके अग्रणी सेक्टर के चारों ओर एक संगठित समन्वय से एकीभावित बना गतिमान सेट जो प्रेरणादायक अग्रणीय सेक्टर के चारों ओर संगठित होता है, वही होता है ध्रुवीय विकास मॉडल या ग्रोथ पोल मॉडल। अगर यही पूछा जाता है ध्रुवीय ग्रोथ पोल सेंटर, कि ग्रोथ पोल सेंटर के बारे में किसने बताया था फ्रेंड्स? तो इसी पर सुधार किया था वुडविले ने, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में जो वुडविले आए थे, इन्होंने जो इस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। आगे देखते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं हृदय प्रदेश यानी कि हार्टलैंड। तो फ्रेंड्स हार्टलैंड यानी कि मैकिंडन ने 1904 यह भौगोलिक भू राजनीतिक अवधारणा हृदय प्रदेश यानी कि यूराल के पूर्व साइबेरिया है, यानी यूराल जो पर्वत है उसके पूर्व में साइबेरिया है, जो इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा। यानी कि जो यूराल का पूर्व साइबेरिया क्षेत्र है उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा। वह विश्व द्वीप यानी कि एशिया, यूरोप व लीबिया, अफ्रीका पर शासन करेगा। यानी कि जो इस यूराल पर्वत पर यानी यूराल का जो क्षेत्र है उस पर अगर नियंत्रण रखेगा तो वह विश्व के तीनों द्वीप यानी कि एशिया, यूरोप, लीबिया यानी कि अफ्रीका पर तीनों द्वीप पर शासन करेगा। और जो विश्व द्वीप का शासक है वह विश्व भर का शासक है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, और भी इसके कई सारे तरीके हैं पूछने के, आपको पता है। तो ये हृदय प्रदेश है यानी कि हार्टलैंड थ्योरी है जो मैकिंडर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। आगे देख लेते हैं प्रतिमा विज्ञान यानी कि आइकोनोग्राफी। फ्रेंड्स अंत तक देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पुरानी में मिलेंगी और मैंने नई भी इंक्लूड की हैं। जिस हिसाब से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैंने सोचा है कि उनको उसी हिसाब से पैटर्न बनाया जाए। आगे देखते हैं प्रतिमा विज्ञान। प्रतिमा विज्ञान का मतलब होता है आइकोनोग्राफी। तो भूगोल में प्रतिमा विज्ञान की विचारधारा को जीन गोटमैन ने दिया। पूछा जाएगा आइकोनोग्राफी यानी कि प्रतिमा विज्ञान को भूगोल में किसने प्रतिपादित किया? तो जीन गोटमैन ने 1952 में
प्रयोग किया। आपने ये भी देखा होगा गोटमैन के बारे में, मेगालोपोलिस यानी कि बृहत नगर। तो फ्रेंड्स ये भी गोटमैन ने दिया था 1958 में। पूछा जाएगा ये कई सारी चीज़ें हार्टलैंड रख दिया जाएगा एक तरफ प्रतिमा विज्ञान यानी आइकोनोग्राफी, एक तरफ ग्रोथ पोल मॉडल या ग्रोथ पोल सेंटर, ये एक तरफ जीओपीटी। तो उनके राइटर मैच करने के लिए या उनकी जो विचारधारा है उसको दिखलाने के लिए कर सकते हैं। तो भूगोल में प्रतिमा विज्ञान की विचारधारा को जीन गोटमैन ने 1952 में प्रयोग किया। यही होती है आइकोनोग्राफी। आगे देखते हैं विशिष्ट तथा अनूठापन। विशिष्ट तथा अनूठापन क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि आइडियोग्राफिक पूछा जाएगा विशिष्ट तथा अनूठापन को किसने डेवलप किया। तो विशिष्ट अथवा अनूठापन का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र अपने आप में कितना विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, अनूठा है, यानी कि आइडियोग्राफिक है। तो ये विंडलवैंड का नाम सुना होगा फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्होंने काम किया है एशिया पर। और विंडलवैंड है यानी वाइंडलवैंड बोल सकते हैं इनको, और WN रिकर्ट, ये दोनों जो हैं विशिष्ट अथवा अनूठापन यानी कि आइडियोग्राफिक पर काम कर चुके हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत यानी कि इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। पूछा जाएगा वन लाइनर में कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत या इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी किसने दी थी। तो फ्रेंड्स ये वेबर ने दी थी। इसका अभिप्राय है उद्योगों को कहाँ सार्थक करना है, यानी इनका त्रिकोण मॉडल है फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा ये वाला। तो भाई इसमें ये कहते हैं कि उद्योग कहाँ लगाया जाए जिससे कि लाभ हो या सार्थक हो। तो फ्रेंड्स ये कई सारे इसके रूल हैं, जब एक एक करके उसको देखेंगे सारी थ्योरी को। वेबर की है, सेक्टर मॉडल है और नाभिकीय मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल है, काफ़ी सारे मॉडल हैं। मैं जब ये वन लाइनर या कुछ चीज़ें समाप्त होंगी तो मैं कोशिश करूँगा एक एक करके सारी जो थ्योरीज हैं उनको लाने की। आगे देखते हैं ये शायद 1912 में दिया गया था, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत 1912 में वेबर के द्वारा। फिर देखते हैं आंतरिक शहर यानी कि इनर सिटी। पूछा जाएगा इनर सिटी या आंतरिक सिटी को किस संप्रदाय ने विकसित किया था। फ्रेंड्स आपने देखा होगा, आप अगर 2004, 5 और 6, 7 का अगर देखेंगे उठा करके प्रश्न, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो शहर होता है सबसे ज़्यादा जो शहर पर काम किया है, शहर पर सामाजिक डाटा पर जो काम किया है वो शिकागो संप्रदाय ने किया है। वहीं अगर कल्चरल सांस्कृतिक पर जो काम किया है वो फ्रेंड्स जो बर्कले संप्रदाय है उन्होंने किया है। वहीं अगर हम बात करें संभववादी मानववादी पर जो कार्य किया है वो फ्रांस के लोगों ने किया है। वहीं अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी यानी कि भूआकृति विज्ञान पर बात करें तो यूएसए के जो डेविस हैं और गिलबर्ट हैं उन्होंने काम किया है। और यहीं पूछ लिया जाए क्लाइमेटोलॉजी यानी कि समुद्र विज्ञान के बारे में या जलवायु विज्ञान के बारे में, तो रूस के और जर्मनी के लोगों ने काम किया है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कौन से संप्रदाय किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो इनर सिटी यानी आंतरिक सिटी के बारे में शिकागो संप्रदाय ने नगर के जो आंतरिक भाग को कुपरिभाषित कहा। कुपरिभाषित का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी एक क्षेत्र होता है, मतलब मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं, आपका शहर है, ये शहर है आपका, तो शहर का जो आंतरिक भाग है यानी कि जो अंदर का पार्ट है वो कुपरिभाषित का मतलब होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डेंसिटी देखने को मिलती है, प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्रियाकलाप सबसे ज़्यादा होता है, आवागमन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा कुपरिभाषित होता है, यानी कि बहुत बुरी दयनीय दशा यहाँ देखने को मिलती है। भीड़ भाड़ मिलती है, कौतूहल और पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसी को शिकागो संप्रदाय ने कुपरिभाषित कहा है, यानी कि इनर सिटी या आंतरिक शहर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स मध्यवर्ती अवसर मॉडल कह सकते हैं इसको। अब मध्यवर्ती अवसर मॉडल या इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल पूछा जाएगा। मध्यवर्ती अवसर मॉडल या इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटीज मॉडल को किसने प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड्स ये अमेरिका के समाजशास्त्री थे। पूछा जाएगा, एक तरफ दे दिया जाएगा समाजशास्त्री, एक तरफ ऐसे ही मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि जो
स्टाउपर हैं, एस स्टाउपर हैं, ये किस से संबंधित हैं? तो ये सोशल शास्त्री हैं, यानी कि समाजशास्त्री हैं। ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यवर्ती अवसर मॉडल, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल किसने दिया? तो एस स्टाउपर ने दिया था। कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। क्या इनका बेस था? तो ये समाजशास्त्री थे, समाज सुधारक थे। ये स्टाउपर ने 1940 में विकसित किया। इसका अर्थ क्या होता है? यह मानव प्रवसन, यानी जब मानव प्रवास करता है या स्थानांतरण करता है को स्पष्ट बनाने संबंधी विचार है। भूगोल में इस प्रयोग का जो मतलब होता है माल अथवा जिनसों के आवक जावक, यानी कोई भी चीज़ होती है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण होती है, यानी कोई भी मनुष्य अपने लाभ को पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर माल का आवक जावक मतलब आना जाना करता है, कमोडिटी फ्लो करता है, यात्री ट्रिप है, यातायात की फेरियां हैं, उसी को स्पष्ट बनाने के लिए मध्यवर्ती अवसर मॉडल या इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल दिया गया था। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे, और थोड़ा से एक आध दो पेज और हैं। सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत कोशिश की है बनाने की कि सभी चीज़ को इसमें दिखाया जाए जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में लाभ हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुझे लगा मुझे ये बताना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें। आगे देखते हैं, कांटवाद यानी कि कांटनिज्म पूछा जाएगा। कांटनिज्म किसने दिया? तो ये इमैनुअल कांट थे। ये एक दार्शनिक सोच को 1724 से लेकर 1804 में, इनका जो टाइम पीरियड था 1724 से लेकर 1804 में विकसित किया। इन्होंने एक लॉजिकली तार्किक तथा एक फिजिकली प्राकृतिक रूप से बताया। इन्होंने बताया था एक लॉजिकली होता है यानी कि एक तार्किक होता है, एक फिजिकली यानी कि एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल होता है। यही होता है कांटनिज्म या कांटवाद। सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इनका फ्रेंड्स वायव्य राशि परिकल्पना पूछा जाएगा। वायव्य, ये मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। वायव्य राशि परिकल्पना पूछा जाएगा। वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी? तो फ्रेंड्स ये थे कांट महोदय। वहीं गतिक संतुलन सिद्धांत पूछा जाए तो लाप्लास का है। काफ़ी सारे हैं, मैं वन लाइनर किसी दिन कोशिश करूँगा कि जितने भी जो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैसेज द फॉलोइंग में, तो उनके 50 से 100 एक बना करके और यहाँ थ्योरी और यहाँ उनके नाम बनाने की कोशिश करूँगा जिससे एग्जाम में आसानी हो। आगे देखते हैं, लैमार्कियन वाद पूछा जाएगा। लैमार्कियन वाद क्या होता है? तो इनका पूरा नाम जिन बरकास्ट डे लैमार्क था। पूछा जाएगा लैमार्क का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम जो था जिन बरकास्ट डे लैमार्क था। इन्होंने जो कार्य किया था फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो जिराफ होती है, जिराफ की जो लंबी गर्दन होती है सवाना प्रदेश में, तो उसका रीज़न बताया कि जो जिराफ की जो गर्दन लंबी क्यों होती है, क्योंकि जो जिराफ होते हैं वो पत्तियों को पाने के लिए, हरी पत्ती जो होती हैं पेड़ों की, क्योंकि काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उनको पाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, ऊपर को उचक कर खाने की कोशिश करती हैं, जिसके कारण जो जिराफ होते हैं उनकी लंबाई में, गर्दन की लंबाई में वृद्धि हुई है। यही बताया था लैमार्कियन वाद ने। पूछा जा सकता है, वैसे बस ध्यान रखना है। फिर आता है लैंड सॉफ्ट पूछा जाएगा। लैंड सॉफ्ट की विचारधारा कहाँ से आई? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे, मैंने ऐसी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में लाता हूँ, छोटी छोटी मतलब बहुत मोटी मोटी बातें। इसकी विचारधारा जर्मनी से आई। पूछी जाएगा कि लैंड सॉफ्ट की विचारधारा कहाँ से आई? तो जर्मनी से आई थी। इन्होंने भूगोल की व्याख्या लैंडस्केप साइंस के रूप में की। पूछा जाएगा किसने भूगोल की व्याख्या लैंडस्केप साइंस के रूप में की? तो लैंड सॉफ्ट विचारधारा ने की थी, जो कि जर्मनी से आई थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लेवेंश्रम, ये पूछा गया था अब की बार भी सेकंड शिफ्ट में पूछा जाएगा। लेवेंश्रम यानी कि अर्थात लिविंग स्पेस, यानी कि लिविंग स्पेस का मतलब होता है रहने के लिए स्थान। इसका यूज यानी कि इसका उपयोग रैडजेल ने अपनी रचना पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया था। पूछा जाएगा लेवेंश्रम जो बुक है उसकी रचना, यानी उसकी जो रचना है कौन सी बुक में की थी? तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी या
पॉलिटिक्स ज्योग्राफी में किया था। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो मतलब होता है, इसमें मानव और जो प्रकृति होती है उसके मध्य में जो अंतर संबंध होता है वही लेवेंश्रम या पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाती है। इनका दोनों का जो अर्थ होता है एक ही होता है, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि पॉलिटिक्स ज्योग्राफी का क्या अभिप्राय है या क्या वर्णन करती है। तो मानव और जो प्रकृति होती है उसके बीच में मानव का जो अंतर संबंध होता है उसको दर्शाती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है एक स्टेट और यानी कि एक राज्य के बीच में भी जैविक अवधारणा को निर्धारित करती है। ये भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, जिसका तात्पर्य एक भौगोलिक क्षेत्र है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि लेवेंश्रम का जो तात्पर्य होता है एक भौगोलिक क्षेत्र यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया से है। रेडजेल ने राज्य के लिए समान माना, यानी रेडजेल ने राज्य को समान माना और कहा कि राष्ट्र और क्षेत्रीय विस्तार जीव तुल्य और तुल्य की आवश्यकता है। यानी कि जो राष्ट्र और जो राज्य होता है वो एक जीव के समान होता है। तुल्य का मतलब होता है समान, यानी कि जीव के तुल्य होता है। क्या? राष्ट्र। पूछा जाएगा किसने कहा कि राष्ट्र एक जीव की तरह होता है? तो फ्रेंड्स ये कहा था रेडजेल ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये मैंने कोशिश की है नई नई चीज़ों को लाने की। अतः विकास सीमा लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, पूछा जाएगा लिमिट्स ऑफ ग्रोथ से क्या अभिप्राय है। यानी कि सबसे पहले जान लीजिए, ये मीडोज ने दिया था, इनका नाम आपने सुना होगा। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ पूछा जा सकता है किसका है, तो मीडोज का है। इसमें एक और भी है फ्रेंड्स, वेहरेंस, इनका नाम सुना होगा। मीडोज और वेहरेंस ये एक संस्था थी, रोम ऑफ क्लब, हाँ शायद लिखा है मीडोज। 1972 में एक संस्था आई थी रोम ऑफ क्लम की एक रिपोर्ट का यह शीर्षक भूमंडलीय संसाधनों व प्रदूषण की दिशाओं को इंगित करता है। पूछा जाएगा विकास सीमा लिमिट्स ऑफ ग्रोथ किसने दिया, मीडोज और बेहरेंस ने दिया। इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है, तो रोम ऑफ क्लब इसकी रिपोर्ट का नाम है। उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो जो भूमंडलीय संसाधनों व प्रदूषण की दिशाओं को इंगित करता है। पूछा जाएगा विकास सीमा और लिमिट्स ऑफ ग्रोथ का शीर्षक क्या है, तो जो भूमंडलीय संसाधन है हमारे उसमें जो प्रदूषण होती हैं उसकी दिशाओं को इंगित करता है। यानी कि कोई भी अगर रिसोर्स है तो उसको इस तरीके से यूज किया जाए जो आने वाली जो वंश है उसको भी उससे लाभ हो, यही होती है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। आगे देखते हैं, घटना स्थल पूछा जाएगा। घटना स्थल यानी कि लोकेल क्या है फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। घटना स्थल यानी कि लोकेल क्या है, गिडेंस। पूछा जाएगा घटना स्थल या लोकेल को किसने प्रतिपादित किया, तो गिडेंस थे 1969 में। ये नए कंसेप्ट आए हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था। मैं वो चीज़ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो सब आपको पता ही है क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत कम लोगों ने पढ़ा है उस चीज़ को मैं लेकर के आऊँ जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो। गिडेंस ने 1969 में ये सामाजिक प्रक्रिया के लिए एक रंगमंच है। घटना स्थल का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र या कोई भी स्थल अपने आप में यानी सामाजिक क्रिया के लिए एक रंगमंच के रूप में कार्य करता है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं वो आपका घटना स्थल है यानी कि लोकल है, जो एक रंगमंच यानी कि एक विशिष्ट रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा अवस्थिति सिद्धांत यानी कि लोकेशन थ्योरी। फ्रेंड्स ये वेबर का मॉडल है, मैंने पीछे बताया भी है। लोकेशन थ्योरी यानी कि ऐसे सिद्धांत जो आर्थिक क्रियाओं के लिए सकारण व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आर्थिक क्रियाओं के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उसकी सकारण यानी देखते हुए सामने देखते हुए एक ऐसी एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करती हैं जिसे बांथिनन की भूमि का उपयोग आपने पढ़ा है, वो बिल्कुल सकारण व्याख्या करता है हर एक चीज़ की, कहाँ कौन सी चीज़ होती है क्षेत्र में, सबसे पहले क्या होती है, सबसे बाद में क्या होती है, जैसा कि क्वेश्चन में सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो अवस्थित सिद्धांत जैसे बांथिनन का भूमि उपयोग मॉडल, बेव का यानी कि बेवर का औद्योगिकीय अवस्थित मॉडल, क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत और लॉस का केंद्र स्थानों का सिद्धांत। तो ये जो हैं जितने भी मॉडल मैंने बताए हैं वो एक अवस्थिति यानी कि लोकेशन थ्योरी से संबंधित है। जैसे बांथिनन ने बताया था कोई भी क्षेत्र अपने आप में एक विशिष्ट यानी कि आइसोलेटेड स्टेट यानी कि एक विशिष्ट अनूठापन रखता है, तो वो एक अवस्थिति सिद्धांत है। जैसे क्रिस्टालर ने सीपीटी सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी, ऐसे ही वेबर ने भी दी थी थ्योरी।
तो ये जो है एक अवस्थिति को दर्शाते हैं, यानी कि वहाँ का जो लोकेशन होती है, वहाँ के बारे में जो एक्टिविटी होती हैं उसको दर्शाते हैं अवस्थिति सिद्धांत के अंदर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये अंतिम है, बस यही है लास्ट। देखते हैं अवस्थिति जन्य विश्लेषण यानी कि लोकेशनल एनालिसिस। तो पूछेगा अवस्थिति जन्य विश्लेषण यानी कि लोकेशनल एनालिसिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये अवधारणा स्थानिक विज्ञान यानी कि जो एक स्पाशियल साइंस होता है उसके रूप में अवस्थिति जन्य विश्लेषण होती है। यानी कि कोई भी अवस्थिति है, कोई भी लोकेशनल या कोई भी लोकेशन है, उसका हम विश्लेषण करेंगे तो वो एक स्थानिक विज्ञान से जुड़ी होती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अंतिम में अब स्थिति की त्रिभुज पूछा जाएगा। अब स्थिति की त्रिभुज को किसने बढ़ाया था? तो मैंने बताया था ना पीछे अभी, इस तरीके से बताया था कि वेबर ने त्रिकोणीय मॉडल दिया था, यानी कि यहाँ लगाया था M1 M2 मार्केट लगाई थी, कच्चा माल पक्का माल, इस तरीके से रॉ मटेरियल वगैरह बताए थे, तो वही होता है। अब स्थिति की त्रिभुज या लोकेशनल ट्रायंगल, यह ग्राफ मॉडल की सरल युक्ति है। यानी कोई भी ग्राफ मॉडल बनाएंगे सबसे सरल युक्ति है, यानी कि हमें यहाँ लगानी है मार्केट, यहाँ लगानी है फैक्ट्री, या यहाँ लगानी है या यहाँ लगानी है, कहाँ लाभ ज़्यादा हो जाएगा। ये कहने का मतलब होता है इनका न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, वेबर की जो थ्योरी है, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो औद्योगिक है, उद्योग है, कहाँ लगाया जाए जिससे जो परिवहन की लागत हो कम से कम हो, यानी कि न्यूनतम से न्यूनतम परिवहन लागत हो, वो इन्होंने दर्शाने की या बताने की कोशिश की थी अवस्थिति की त्रिभुज मॉडल में। यह ग्राफ मॉडल की सरल युक्ति है जिसे अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति विश्लेषण हेतु रचा था फ्रेंड्स। तो ये रही वीडियो, मुझे आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं आप कि अगर सही है तो ठीक है, मैं और कोशिश करूँगा डेली इस तरह की वीडियो बनाने की, क्योंकि लगभग टाइम है एग्ज़ाम में, तो इस तरह से हमारा जो थोड़ा सा बेस है वो तैयार हो जाएगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी तैयार हो जाएगा। और मुझे बताइएगा कि मैं आगे किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं जिससे थोड़ी हेल्प हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कंटेंट है, बस उसमें उसको लिखना है, बनाना होता है, समझना होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।